चलो भाई और आगे चलते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट अ वेरी नाइस कंसेप्ट। सी देखो, हम नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक साइकिल का व्हील है एंड दैट व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, और उस व्हील के ऊपर अगर मान लो एक चींटी बैठी है, या मतलब मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक पार्टिकल ले लेता हूं सपोज, तो ऑब्वियसली अगर व्हील रोल कर रहा है, जैसे इफ यू सी ऑन द फिगर, ये जो रेड कलर का पार्टिकल है मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे जैसे व्हील मूव करेगा वैसे वैसे ये जो पार्टिकल है ये भी मूव करने वाला है। यू कैन इजिली सी कि अगर मान लो सपोज व्हील लेटस से कि ट्रांसलेशन नहीं कर रहा होता, खाली रोटेशन कर रहा होता, तब तो हमें पता है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये सिंपली सर्कुलर मोशन करेगा। इसकी बजाय जो आपका व्हील है, अगर ये रोटेशन नहीं करता, ये खाली ट्रांसलेशन करता, तब अपना ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लेकिन अगर अपना व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है, तो ये पार्टिकल कुछ अजीब सा पाथ फॉलो करेगा। या कुछ कुछ आप ध्यान से देखो, जलेबी वाली सिचुएशन है कि अगर मान लो रोटेशन विद ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो जो कर्व बनता है वो कुछ अजीब सा कर्व बनता है। और हमारा ये टास्क रहेगा कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कर्व along which this particular particle will move if the wheel moves on the ground without slipping। ये हमारा टारगेट है। और इनफैक्ट इस कर्व का एक नाम भी होता है, जैसे कई सारे कर्व्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, साइन कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही ये जो स्पेशल कर्व होता है, इस कर्व का एक नाम भी होता है, इसको ये लोग साइक्लॉइड बोलते हैं। और साइक्लॉइड का मीनिंग भी वही है जो आप समझ रहे हो बेसिकली, कि साइकिल के पहिए के ऊपर बैठा हुआ पॉइंट जिस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग जाएगा, जो भी ट्रेजेक्ट्री होगी, जो भी पाथ होगा, उस पाथ को हम साइक्लॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या होगी, ये हमारा टास्क है। बट अगेन ध्यान रखना कि ये वाला सेक्शन अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई की बिल्कुल सिंगल डिजिट रैंक या लेट्स से अंडर 50 रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनको बेसिकली ये सेक्शन देखना है। और बाकी अगर मान लो सपोज अभी सर्कुलर मोशन ऑलरेडी थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो इस सेक्शन को आप थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ भी सकते हो, कर लेना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज अभी करी जाए, हर लड़ाई अभी लड़ी जाए, जरूरी नहीं है। अगर मान लो अभी लड़ते लड़ते थोड़ा सा थक गए हो तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा इस चीज को बाद के लिए छोड़ दो। कभी दिवाली वेकेशन होगी, कभी क्रिसमस वेकेशन होगी, छुट्टी वुट्टी होंगी, उस टाइम पे आप इसको वापस आके रिविजिट कर सकते हो। बट फॉर दोज ऑफ यू जो अभी भी पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं, लड़ने का दमखम बाकी है आपके अंदर, और एक्स्ट्रा देखना चाहते हो, डीप में जाना चाहते हो, आपके लिए इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, साइकिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और हम ये देखेंगे कि ये पार्टिकल जिस कर्व के अलोंग मूव करेगा, उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ये देखना हमारा टारगेट है। देखो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। सी किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि एक जनरल टाइम टी पे आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, और टी को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन मिल जाएगी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं। वही हमारा प्लान है निकालने का। तो देखते हैं। सी यहां पे अब आप इस फिगर को थोड़ा सा समझो एक बार। सबसे पहले तो t इक्वल टू 0 के ऊपर जो व्हील की पोजीशन थी, वो मैंने आपको ये ब्लू कलर का जो डॉटेड सर्कल ऐसे दिखा रखा है। t इक्वल टू 0 पे जो व्हील था, वो व्हील मान लो इधर था, यहाँ पे इस पोजीशन पे था। जिस पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, जिसकी ट्रेजेक्ट्री हम देखना चाहते हैं, वो मान लो सपोज इस टाइम पे बॉटम पे था, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने इस तरह से ले रखी है। व्हील का जो ओरिजिनल पोजीशन था वहां से मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना रखी है लाइक दिस। थोड़े से टाइम बाद अगर आप देखो, थोड़े से नहीं मतलब प्रॉपर टाइम टी बाद अगर आप देखो, तो टाइम टी में व्हील थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा। यू कैन सी कि व्हील रोटेट करके अपनी ये नई वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो नई पोजीशन व्हील की जो है टाइम टी बाद, उसको मैंने ऐसे रेड कलर से दिखाया है। और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी अपनी कुछ नई पोजीशन पे आ जाएगा। पार्टिकल की नई पोजीशन मैंने दिखाई है इस तरीके से। नाउ लुक वेरी केयरफुली कि अगर व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होंगे। बिकॉज अगर व्हील रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो यू कैन इजिली सी कि ये वाला मॉलिक्यूल, इनफैक्ट चलो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे गया है। इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स मूव हुए, तो यू कैन इजिली सी कि अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। व्हील को अगर वापस अपनी पोजीशन में लेके आ जाते हो, तो ये पॉइंट आपका वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। और अगर ऐसी बात है, तो जरा थोड़ी सी चीज़ें मैं और आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि लेट अस से कि टाइम टी में
ये व्हील एक एंगल थीटा रोटेट कर जाता है, लेट अस से दैट दिस व्हील रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा इन टाइम टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा, ये आर्क की जो लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी आर थीटा। कौन से डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा। इनफैक्ट थोड़े से पॉइंट्स मैं मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इसको सी बोल देता हूँ। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। ये अपने को पता है कि अगर चीज नो स्लिपिंग कर रही है तो ए बी और ए सी आपके इक्वल होंगे। और फर्दर हमें पता है कि जो ए बी है, दिस ए बी इज नथिंग बट आर थीटा। तो ए सी भी जो डिस्टेंस होगा वो ए सी भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है कि जनरल टाइम टी पे अपने पार्टिकल का क्या कोऑर्डिनेट होगा। और पार्टिकल किधर है, पार्टिकल ना ए पे है ना सी के ऊपर है। पार्टिकल अगर आप देखोगे तो जनरल टाइम टी पे ये पार्टिकल है एट पॉइंट बी। तो पार्टिकल अगर पॉइंट बी के ऊपर बैठा है तो हमें इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसकी हाइट यहां से जो हो जाएगी ये वाई हो जाएगी। हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। Now, how do we calculate x coordinate and y coordinate? You can see that that's quite easy in fact, because अगर आपको let us say आपको ये distance पता है r, ये angle पता है theta, तो you can easily see if we use a different color here, you can see कि ये वाला जो distance होगा जो अभी मैंने पिंक कलर से मार्क किया है ये distance हो जाएगा r sin theta। और similarly ये डबल लाइन से जो मैंने मार्क किया है ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस तो आ जाएंगे। और आप खुद ही देख लो कि अब अगर आपको मान लो सपोज x और y की वैल्यू चाहिए, यू कैन गेट इट वेरी वेरी इजीली। जैसे अगर आपको x चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है ये x, तो आप देख लो ये टोटल डिस्टेंस जो है AC है। AC के अंदर से अगर आप r साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा x। तो देयरफॉर एज आई वाज सेइंग कि अगर आपको x चाहिए तो ये हो जाएगा AC में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो r sin थीटा को, एंड यू शुड सी कि AC वाज नथिंग बट r थीटा। तो r थीटा माइनस r sin थीटा हो जाएगा x। ठीक है, चाहिए तो एक r कॉमन भी ले लो, नथिंग मच, तो ये हो जाएगा r थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज तो आ गई आपके पास, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ये तो आपके पास आ गया है x। इसी तरीके से देख लो y भी निकाल लेते हैं। अब y क्या है, y का मतलब है ये वाली हाइट जो है ये y है। नाउ दिस इज इवन इजियर बिकॉज यू कैन सी कि ये ग्रीन वाली जो हाइट है ये कैसे आ जाएगी, ये टोटल देख लो, टोटल जो हाइट है ये रेडियस r है और उसके अंदर ये डबल लाइन जो है ये है आपकी r cos थीटा। तो यू कैन इजिली सी दैट y विल बी नथिंग बट r, इधर लिख लेता हूं पहले, y इज नथिंग बट r माइनस r कॉस थीटा। इसमें से भी यार कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल थिंग इनटू आर। ये आपके पास आ जाएगा पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट एट अ जनरल एंगल थीटा। इसमें बस एक लास्ट में हल्की सी चीज बची हुई है, उसको अपन और कंप्लीट कर लेते हैं। सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होता है दैट वी वांट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड y कोऑर्डिनेट आल्सो एट टाइम t। अब यार t तो इसमें कहीं आया ही नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, टी तो अपन लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू कैन इजीली सी कि थीटा क्या था, थीटा का मतलब ये था कि पार्टिकल कितना रोटेट कर रहा है, कितने एंगल से रोटेट कर रहा है इन टाइम टी। मान लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से जा रहा था तो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। इन अदर वर्ड्स जो एंगल कवर्ड होगा वो हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू टी। तो चाहिए तो लास्ट में जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां वहां पे आप ओमेगा टी डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, वाई हो जाएगा आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये अगर आप चाहो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, बट थोड़ा ध्यान से देखो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब होता है कि हम x और y के बीच में एक इक्वेशन निकालते हैं। अब अगर मान लो सपोज अगर आप x और y की वैल्यू एट अ जनरल टाइम t भी लिख लेते हो तो अल्टीमेटली याद करो हम 2 डायमेंशनल मोशन में हमने देखा था कि ये जो दोनों इक्वेशंस आती है इनमें से t को एलिमिनेट किया जाता है। t इज द काइंड ऑफ अनवांटेड वेरिएबल, तो t को एलिमिनेट करके आप x और y के बीच में रिलेशन निकालते हो।
तो भाई अगर एलिमिनेट ही करना है तो आप यहां से थीटा को ही अनवांटेड वेरिएबल मान के एलिमिनेट कर दो, आपको टी तक जाने की जरूरत ही क्या थी। तो एज सच अगर किसी भी बुक में देखोगे तो आपको साइक्लॉइड की इक्वेशन वो इस तरीके से लिख के देंगे। जनरली दे डोंट बॉदर पुटिंग थीटा एज ओमेगा टी, बिकॉज एक तो देखो सबको पता ही होता है कि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगी, सो देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दैट। और दूसरा, अगर इसको एलिमिनेट ही करना है तो ओमेगा टी लिख के इसको और कम्बरसम बनाने की बजाय आप इसे थीटा के टर्म्स में लिख के रखे रहने दो, और ये इक्वेशन आपकी एक तरीके से साइक्लॉइड की इक्वेशन हो जाएगी। ऑल्दो इन केस यू आर वेटिंग कि हाँ सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने इक्वेशन हो जाएगी, आप थीटा को एलिमिनेट तो करो पहले, हम एलिमिनेट नहीं करने वाले हैं। वैसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन से अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ठीक है 1 माइनस वाई बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई बाय आर। थीटा की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली। अब ये थीटा को आप उठा के इधर रख दो, ये थीटा को आप उठा के इधर रख दो, तो बेचारा थीटा एलिमिनेट तो हो जाएगा। बट यू कैन इजीली सी कि अब इसको एलिमिनेट करने के चक्कर में आपको लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगी उसमें कॉस इनवर्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स, पता नहीं क्या क्या खतरनाक चीजें आ जाएंगी। एंड वी रियली डोंट अप्रिशिएट दीज थिंग्स इन फिजिक्स। हमें चीजें सिंपल रखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम चाहें तो ब्रूट फोर्स तरीकों से थीटा को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के अंदर बिल्कुल एक इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन अनफॉर्चुनेटली इतनी अजीब सी आ जाती है कि किसी को वो इक्वेशन ज्यादा पसंद नहीं होती है। तो पीपल से कि यार कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम थीटा को थीटा ही रहने देंगे और कोई नाम नहीं देंगे इसको। तो देयरफॉर थीटा को थीटा ही रहने दो और ये जो इक्वेशन बनती है इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ दिया जाता है। और इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं ट्रेजेक्टरी की, जिसमें एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट एक इक्वेशन नहीं होती, एक्स भी एक वेरिएबल के टर्म्स में होता है, वाई भी एक वेरिएबल के टर्म्स में होता है, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इसको ये लोग क्या बोलते हैं? इफ यू रिमेंबर हमने थोड़ा बहुत शायद डिफरेंशिएशन वगैरह में ये वर्ड यूज किया होगा, या मैथ्स में शायद आपने देख लिया होगा। इस तरह की इक्वेशंस को ये लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। और पैरामेट्रिक इक्वेशंस तभी बनाई जाती हैं जब एक्स और वाई में डायरेक्ट इक्वेशन बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होता है। तो एक्स और वाई दोनों को सेम वेरिएबल थीटा या सेम वेरिएबल टी वगैरह के टर्म्स में लाके छोड़ दिया जाता है। और इससे अभी आगे देखना कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आपको साइक्लॉइड की इक्वेशन को यूज करने वाली कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो ये दोनों इक्वेशंस का यूज करके प्रॉब्लम्स आपकी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी। बट स्टिल एट द बैक ऑफ योर माइंड रिमेंबर कि ये जो थीटा होता है, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इन अदर वर्ड्स ये यूनिफॉर्म स्पीड से अगर रोल कर रहा है व्हील, तो ये थीटा आपका सिंपली ओमेगा टी हो जाएगा। बट स्टिल ये जो हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया है, इस इक्वेशन को साइक्लॉइड की पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन अगर आप याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये इक्वेशन आपकी खाली सर्कुलर मोशन में काम नहीं आएगी। आप कहोगे हाँ सब पता है रोटेशन में भी काम आएगी, खाली रोटेशन में भी काम नहीं आएगी, ये आगे चल के मैग्नेटिज्म करके एक चैप्टर आएगा 12th में, ये उसमें भी काफी काम आएगी। बिकॉज आगे चल के जब आप मैग्नेटिज्म पे पहुंचोगे तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फंस के घूमना शुरू करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ होगा उसमें। उसमें एक पर्टिकुलर केस आता है जहां पे एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाता है और वो साइक्लॉइड वाला मोशन करना शुरू करता है। और अगर वो साइक्लॉइड वाला मोशन करना शुरू करेगा तो भाई उसकी स्टडी करने के लिए अगर आपको साइक्लॉइड की इक्वेशन आती होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी मच 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 बेटर। सो ये इक्वेशन बेटर होगा कि आप इस इक्वेशन को मेमोराइज कर लो और आगे चल के हम इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत अभी 11th लेवल पे थोड़ा बहुत यूज करके भी देखेंगे। बट गुड थिंग इज दिस कि आज हमने इस लेक्चर में अभी एक नया कर्व सीखा है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, साइन कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, बहुत सारे कर्व्स आपको ऑलरेडी आते थे। ये एक बिल्कुल अलग तरह का कर्व है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने देखी है, दिस इज नोन एज अ साइक्लॉइड। और इसके वैसे तो देखो भाई भी बहुत सारे होते हैं जो आपके बीटेक फर्स्ट ईयर लेवल पे आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट देम राइट नाउ। जो साइक्लॉइड होता है वो तो ये है कि जो बॉटम पॉइंट पे पार्टिकल था, ये जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये जिस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को ये लोग साइक्लॉइड बोलते हैं। लेकिन इसी की बजाय अगर एक पार्टिकल थोड़ा ऊपर होता या कुछ और इस तरह के और केसेस बनते हैं तो उसमें साइक्लॉइड के और थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं जिनको हाइपोसाइक्लॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा और नाम होते हैं, क्यूरेट साइक्लॉइड वगैरह होते हैं। लेकिन वो सब आपके जेई कोर्स के बिल्कुल 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 बाहर है। तो वो अगर कहीं आपको इधर उधर की गाइड में दिखते भी हो तो आप बिल्कुल स्माइल करके आप उनको छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जेई एडवांस में भी टॉप रैंक्स के हिसाब से भी अगर वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैक्सिमम आपको ये
साइक्लॉइड तक लेके जा सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक काम जरूर करते हैं, ये जो दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है इन इक्वेशंस को एक बार प्लॉट करके भी देख लेते हैं कि इनका ग्राफ कैसा आता है, जो पाथ होगा एग्जैक्टली वो कैसा आएगा, वो मैंने आपके लिए प्लॉट कर रखा है। देखो ये दोनों इक्वेशंस हमने अभी डिराइव करी थी। सी कभी भी अगर आप किसी कर्व की इक्वेशन डिराइव करते हो, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही डिराइव करी आपने, तो बेटर ये रहता है कि आप एक बार उस कर्व को प्लॉट करके देख लो, तभी अच्छी फील आती है कि हाँ भाई एग्जैक्टली कैसा दिखेगा कर्व। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत आप इसको प्लॉट करके देखते हो, तो ये प्लॉट करके जो मैंने इधर रेड कलर का कर्व दिखा रखा है, ये रेड कलर का कर्व बनता है। थोड़ा बहुत आप चाहो तो इन इक्वेशंस को इधर उधर मैनिपुलेट करके देख सकते हो कि जब थीटा इक्वल टू लेट अस से 0 होगा तो आप चेक कर लो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। और थोड़ा बहुत अगर आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज लिख के देखना चाहो तो यू कैन इजीली प्लॉट दिस, या अगर ऐसे भी देख लो कि जैसे मान लो जो व्हील था वो व्हील सबसे पहले इस पोजीशन में था और पार्टिकल बॉटम पे था। थोड़ी देर बाद मान लो सपोज व्हील इस वाली पोजीशन पे आता है, तो यू कैन सी कि जब व्हील इस वाली पोजीशन पे आएगा ऐसे, तो खुद ही देख लो पार्टिकल थोड़ा सा इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब व्हील थोड़ा सा और आगे जाएगा तो पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, जब व्हील थोड़ा सा और आगे जाएगा तो पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर आप इक्वेशंस को प्लॉट ना करने की बजाय अगर आप व्हील को ही थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलो, तो यू विल सी कि पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। एक बार जब ये व्हील 180 डिग्रीज रोटेट हो चुका होगा तो ये पार्टिकल बॉटम से टॉप पे आ जाएगा। फिर उसके आगे जब व्हील रोटेट होगा तो ये पार्टिकल नीचे जाना शुरू होगा, लेकिन नीचे जाने के साथ साथ ये आगे भी आएगा। तो नीचे जाने के साथ साथ अगर आगे आएगा तो जो ओवरऑल पाथ है वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बात यह है कि हमने साइक्लॉइड की इक्वेशन निकाल ली है, वेरी नाइस। साइक्लॉइड की इक्वेशन निकालने के बाद उसको प्लॉट करके भी देख लिया है, प्लॉट होता है रफली इस तरीके का। और अब ये कर्व देख के कई बार बच्चे खुश हो जाते हैं, सर ये तो हमें पहले से पता था, ये वाला कर्व y इक्वल टू साइन एक्स जैसा होता है ना, वैसा कर्व आ रहा है। बिल्कुल y इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, बिकॉज y इक्वल टू साइन एक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन। तो इट माइट लुक अ लिटिल बिट लाइक दिस, या कई बच्चे कहते हैं सर ये तो इन्वर्टेड पैराबोला है। ना ये इन्वर्टेड पैराबोला है ना ये आपका साइन कर्व है, ये दोनों मैथमेटिकली बिल्कुल डिफरेंट कर्व्स हैं। हाँ ये मैं जरूर मानता हूं कि देखने में थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो साइन कर्व के एक हम्प की तरह लग रहा है, या इन्वर्टेड पैराबोला का थोड़ा थोड़ा पीस लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली ध्यान रखना दैट दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट कर्व, इट इज अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कर्व एज कंपेयर टू अ साइन कर्व और एन इन्वर्टेड पैराबोला। तो ये बात हो जाती है, क्या बात हो जाती है, ये हमारी साइक्लॉइड की इक्वेशन और साइक्लॉइड का देखने में कैसा लगता है वो सब भी हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं, साइक्लॉइड के ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे देखो हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इधर उधर, तो फिजिक्स में हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे हम एक प्राइमरली एक चीज निकालते हैं कई बार कि पार्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। अब जैसे यहाँ पे भी है कि अगर आप देखो कि व्हील के ऊपर चींटी बैठी हुई है और व्हील घूमता जा रहा है, चींटी चिपकी हुई है व्हील के ऊपर कि भाई गिर नहीं जाओ किसी तरीके से, और ये चींटी साइक्लॉइड वाले पाथ में चलती जा रही है सपोज। और मान लो सपोज कई सारे चक्कर काटने के बाद फाइनली गाड़ी रुकती है और चींटी उतर जाती है, और चींटी से उसके बाकी दोस्त पूछते हैं कि भाई मजा आया, चींटी कहती हाँ जी बहुत मजा आया। फिर पूछते हैं कि भाई बता तूने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यू कैन इजीली सी अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसका मतलब है कि ये आपको जो रेड वाला कर्व है, इस रेड वाले कर्व की लेंथ आपको निकालनी होगी। अब ये रेड वाले कर्व की लेंथ कैसे निकालोगे ये देखते हैं। लेंथ ऑफ कर्व इफ यू रिमेंबर हमने इंटीग्रेशन के टाइम पे निकालना सीखा था, बस उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो साइक्लॉइड की प्रॉपर्टीज में अभी तक तो हमने देखा था कि साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या है और दिखता कैसा है। अब मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर आ रहा हूं। साइक्लॉइड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ये देखने वाले हैं कि ये कर्व की, रेड वाले कर्व की लेंथ कितनी है, ये हम निकालेंगे। अब याद करो लेंथ ऑफ कर्व कितनी होती थी। लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए हम एक डिस्टेंस x के ऊपर dx थिकनेस की एक स्लाइस ले लेते थे, याद करो, और इस स्लाइस के अंदर जो हाइट होती थी थोड़ी सी ये dy हो जाएगी। इसके अंदर हमने देखा था कि जो जरा सा डायगोनल जो लेंथ फंसता था उसको हम dl बोलते थे। dl की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे। ये सारी थ्योरी हम कहां देख चुके हैं, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन जब देख रहे थे वहां पे हमने सारा लेंथ ऑफ कर्व ये वो सारी चीजें देखी थी। तो देयरफॉर dl की वैल्यू हम निकालते थे इस तरीके से, और फिर उसके आगे इसको इंटीग्रेट वगैरह करते थे। बट अगेन लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, यू कैन सी कि ये अब
स्टेप जो है, इस स्टेप को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें dx और dy ये दोनों निकालने हैं। तो जरा ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों को का दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लो। मतलब वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इन पर्टिकुलर। दोनों साइड पे अगर आप इन दोनों का डिफरेंशियल ले लो तो आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू आर डी थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा dx। ये अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो जो इक्वेशन है ये वाली, इसको दोनों साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो डी थीटा होता है वो लेफ्ट से राइट साइड में ले आओ, यही चीज आपको मिलेगी। सो इफ यू डू दैट, dx आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से आर डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आपके पास dx आ गया। इसी तरीके से आप निकाल लो dy भी, तो dy हो जाएगा r इंटू 0 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, इन अदर वर्ड्स r साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा dx और dy, दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dl का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नाउ यू कैन इजीली सी कि आर डी थीटा तो हर तरफ से कॉमन आ ही जाएगा, तो उसको तो बाहर ही ले लेता हूं। अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, जानबूझ के अभी देखना, मैं एक एक दो स्टेप्स थोड़े थोड़े जंप मारता जा रहा हूं, सो दैट यू कैन बिल्ड अप योर कैलकुलेशन स्पीड ऑल्सो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्कोरिंग अ गुड रैंक इज कंसर्न। तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर डी थीटा होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपके पास आ जाएगा dl स्क्वायर। नाउ आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद दोनों साइड रूट ले लो ऑब्वियसली, तो dl हो जाएगा आपके पास √2 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, और इधर बचेगा आपका आर डी थीटा। ठीक है, तो सारे के सारे खेल खेलने के बाद फाइनली यू कैन सी कि dl की वैल्यू ये आ जाएगी, और हमारा काम ऑलमोस्ट आई विल से कि 80% काम तो अपना हो गया, बिकॉज हमने dl का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। बस अब अपने को दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले ध्यान रखना कि ये r और √2 तो इंटीग्रल के बाहर चले जाएंगे। जैसे जैसे व्हील रोल करता है थीटा चेंज होता है, तो थीटा वेरिएबल है, और अगर व्हील आपका, अगर ये पूरा का पूरा जो रेड वाला कर्व है आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये पार्टिकल अगर शुरू में भी बॉटम पे था, फिर टॉप पे गया और फिर वापस बॉटम पे आ गया, तो ये तब होगा जब ये व्हील पूरा 360 डिग्रीज का रोटेशन कर लेगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना थीटा की जो लिमिट्स होंगी, थीटा की लिमिट्स आपकी 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 360 डिग्रीज तक की आपकी लिमिट्स आने वाली हैं। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएंगी r√2 तो बाहर ले लो, 0 से लेके 2 पाई, ये अपने को बेसिकली इंटीग्रल परफॉर्म करना है। अब रूट भी रख देना चाहिए, रूट को बिल्कुल नहीं भूलना है अपने को, सारा खेल उसी से होगा आगे चल के। तो ये इंटीग्रल अपने को सॉल्व करना है, और अब और सोच के देखो, सी ये इंटीग्रल ऐसा है जो 12th में तो आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे। मतलब अगर मान लो सपोज मैं इसे 10 सेकंड में सॉल्व करता हूँ, तो आप इसे 5 सेकंड से भी जल्दी सॉल्व कर लोगे 12th में। लेकिन अभी इंटीग्रेशन अपने लिए भी थोड़ा नया नया है, तो देयरफॉर जरा इस इंटीग्रल को मिलके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इंटीग्रल का सॉल्यूशन। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का रूट है, हमें पता है कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। याद करो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन अदर वर्ड्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह अगर थीटा बाई 2 डाल दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो जब अपन इंटीग्रेशन सीख रहे थे उस टाइम पे मैंने बड़ी स्पेसिफिकली स्पेशल एम्फेसिस देके आपको बताया था कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वगैरह जो होते हैं
इनके इंटीग्रल किस तरीके से किए जाते हैं, सॉरी साइन 2 थीटा कॉस थीटा 2 थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा के इंटीग्रल जब करते हैं अपन, तो उसके लिए हम इस तरह की अप्रोच लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो वही सिमिलर चीजें हो रही है कि 1 माइनस कॉस थीटा को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे, और अब दोनों साइड अगर आप रूट भी लगा देते हो तो 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा √2 और साइन के अंदर बचेगा खाली θ/2, ये चीज है। तो देयरफॉर अब हमारा जो इंटीग्रल है, जरा लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ जाते हैं, ये r√2 0 to 2π एंड यू कैन सी कि ये हो जाएगा साइन ऑफ θ/2 d थीटा, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। तो अब देख लो इस इक्वेशन को अपने को अब किसी तरीके से आगे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व क्या करना है, अब तो खाली इंटीग्रेट ही करना है। तो ये हो जाएगा 2r इंटीग्रल ऑफ साइन θ/2 d थीटा, और ऑलमोस्ट अब आप देख लो 98% अपना काम हो गया, बस खाली इसको इंटीग्रेट करना है, काम खत्म। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा, आपको पता ही है, माइनस कॉस थीटा बाय 2 है तो उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। अब देखो आइडियली इसके बाद इंटीग्रेट वगैरह तो आपको कर ही लेना चाहिए खुद से, तो बस खाली मेरा लालच ये है कि मुझे आंसर निकाल के फाइनली मैच करना है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब लंबे कैलकुलेशन के बाद आंसर मैच होता है तो बड़ा मजा आता है। तो यू कैन सी कि अब जरा बस आगे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 4r, और ये अगर आप देख लोगे तो अंदर आ जाएगा -1 सब कुछ मिला जुला के खत्म कर दोगे तो ये हो जाएगा 8r। तो एट द एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट आ जाता है जो अपना नीचे मैंने ऑलरेडी दिया था आपको। नीचे ये रिजल्ट्स मैं हमेशा जनरली दे देता हूँ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हम एक बार खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट एक आंसर होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू एटलीस्ट मैच द आंसर, और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। बड़ा सिंपल सा बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ भी चुके हैं ये रिजल्ट। और अब आप देख लो कि अगर ये रिजल्ट आपको एग्जाम में पूछते हैं तो इसको डिराइव करना थोड़ा सा लंबा काम है, अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो आपके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा, और बड़ा सिंपल सा भी रिजल्ट है, सो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि ये साइक्लॉइड का जो एक हम्प होता है या एक लूप होता है, जो भी आप बोलना चाहो इसको, इसकी लेंथ होती है 8r। पार्टिकल अगर साइक्लॉइडिकल मोशन कर रहा है तो बॉटम से शुरू होकर वापस बॉटम में आने में ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये रेडियस का 8 टाइम्स होता है, ये बात है। और ये रिजल्ट आगे चल के, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, 12th में आगे चल के जब मैग्नेटिज्म आएगा तो मैग्नेटिज्म के अंदर भी आप देखना ये रिजल्ट आपका काफी काम आएगा। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखना कि साइक्लॉइड के एक हम्प की जो लेंथ होती है ये लेंथ होती है 8r। चलो और आगे चलते हैं। अब यार अगर लेंथ ऑफ कर्व निकाल रहे हैं तो फिर एरिया अंडर द कर्व को भी क्यों छोड़ा जाए। एरिया अंडर द कर्व की देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल टेल यू कि एरिया अंडर द कर्व की उतनी ज्यादा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होती जितनी लेंथ ऑफ कर्व की होती है। बिकॉज लेंथ ऑफ कर्व अगर आप देखो तो लेंथ ऑफ कर्व तो फिजिक्स में बिल्कुल क्लियरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की तो सिग्निफिकेंस है ही। अब ये साइक्लॉइड के एक हम के नीचे एरिया कितना आता है ये बस हम एक तरह से मान लो खाली अपने मनोरंजन के लिए निकाल रहे हैं। आप इसे एक सॉल्व एग्जाम्पल ही मान लो, इसमें अगर आपको चाहिए तो आप खुद से निकाल के देख लो, फाइनल आंसर ये आना चाहिए आपका। लेकिन ये रिजल्ट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट यू कैन सी वी आर हैविंग जस्ट सम फन हियर, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप देखो, मान लो अगर अपने को निकालना है एरिया अंडर द कर्व, तो अब आप देख लो कि एरिया अंडर द कर्व होता है y dx का इंटीग्रल, ठीक है, वही x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्लाइसली इंटीग्रेट कर दिया, इस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अब यहाँ पे ये जो y है, इस y को तो मैं एज इट इज यहाँ पे पुट कर दूंगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन dx मुझे एक बार निकालना पड़ेगा, तो जरा dx मैं पिछले बार की तरह ही निकाल लेता हूँ। dx आप देख लो ये हो जाएगा r d थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लास्ट टाइम अभी हमने लेंथ ऑफ कर्व में जैसे निकाला था dx, ये सेम dx है। तो अब आप देखो y की जगह पुट कर दो r1 माइनस कॉस थीटा, dx की जगह पुट कर दो r d थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और जो जो चीजें बाहर जाती हैं इनको बाहर निकाल लो ऐसे। तो यू कैन इजीली सी
कि एरिया अंडर द कर्व अगर अपने को चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व की इक्वेशन या एक्सप्रेशन तो अपने पास बन गया है ऐसे। बस अब आगे इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए यू कैन सी कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का रूट नहीं है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। कई बार बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा को यहाँ पे भी साइन थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करने से फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो करने से फायदा तो तब होता जब अगर यहाँ पे रूट होता, तो वो स्क्वायर का रूट होके वापस सिंपल हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ चालाकियां करने की जरूरत भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। यू कैन डायरेक्टली से कि अब इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो खाली इसको स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। दिस इंटीग्रल इज वेरी वेरी इजी, कुछ भी चालाकी करने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। और बस अब आगे इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि इसके ऊपर बस थोड़ा टर्म वाइज देख लो, जैसे 1 है, 1 का मतलब डी थीटा। अब अगर डी थीटा का इंटीग्रल करोगे, लिमिट्स क्या है 0 से लेके 2 पाए, तो इसको अगर आप देख लो आर स्क्वायर को तो बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रल डी थीटा 0 से लेके 2 पाए, एक अलग हो गया, 2 टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके 2 पाए और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से लेके 2 पाए, ये ठीक है। ये तीनों इंटीग्रल्स आप अलग कर लो और तीनों इंटीग्रल्स अलग करने के बाद फाइनली आप देख लो, यू कैन सी दैट ये सारे इंटीग्रल्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला टर्म है ये तो सिंपली हो जाएगा 2 पाए। सेकेंड वाला टर्म मेरा फेवरेट है बिकॉज ये हो जाता है सिंपली 0। कॉस थीटा साइन थीटा का एक पूरी साइकिल पे इंटीग्रल करोगे तो ये तो 0 ही आ जाता है। और लास्ट वाला टर्म आप याद करके देखो, ये वाला टर्म, ये वैसे तो इंटीग्रेशन करना है इसका, अगर आप बेसिक से करोगे तो पूरा लंबा इंटीग्रेशन है इसका, करना पड़ेगा बैठ के, डबल एंगल फॉर्मूला वगैरह लगा के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने जब इंटीग्रेशन सीखा था तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि ये 0 से लेके 2 पाए तक का जो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज बेस्ट कि आप इसकी वैल्यू याद कर लो एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट आपने याद कर रखी होगी। नहीं याद करिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये इंटीग्रल का वैल्यू होता है पाई। और अगर नहीं याद करी थी तो याद कर लेना भी, बिकॉज ये आगे चल के एसी सर्किट्स में, वेव्स में, इधर उधर बहुत जगह आपका ये यूज होने वाला है रिजल्ट। तो ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा साइकिल के ऊपर जो इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू आ जाती है पाई। सो इफ यू पुट ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी कि ये हो जाता है 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और ये बिल्कुल बढ़िया वही रिजल्ट है जो हमने नीचे लिखा हुआ है। तो देयरफॉर वैसे तो देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन अभी जेई लेवल पे आपको इतने सारे रिजल्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे ये था कि साइक्लॉइड की जो लेंथ ऑफ कर्व होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल होता है, वो 8r होता है, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये खाली ध्यान रखना है कि हमने जस्ट खाली अपनी प्रैक्टिस के लिए, थोड़े अपने मनोरंजन के लिए हमने रिजल्ट निकाला था, तो ये निकाल लिया है एंड विल जस्ट ट्रीट दिस एज अ सॉल्व्ड एग्जांपल। ये रिजल्ट आपको ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात है, साइक्लॉइड हमने देख लिया है क्या होता है, उसकी इक्वेशन देख ली है, उसकी एक दो प्रॉपर्टीज भी देख ली है, और आगे लेके चलता हूं। साइक्लॉइड की देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग साइक्लॉइड की और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। जो दो चीजें मैंने बताई हैं अभी, ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो असली बढ़िया प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से साइक्लॉइड का एक्चुअल रिस्पेक्ट होता है, वो अब आने वाली है। देखो अब ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एक बार ऊपर, ये बड़ा सा वर्ड है, इसको पढ़ने की कोशिश कर लो थोड़ा सा पहले। तो देखो साइक्लॉइड की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये आपके सामने है अभी। साइक्लॉइड को अगर आप मान लो, सपोज मैंने तो साइक्लॉइड बनाया था कुछ इस तरीके से, अगर साइक्लॉइड ऐसा करने की बजाय अगर आप साइक्लॉइड को उल्टा कर दो, जैसे ये मैंने भी ग्रीन कलर का जो कर्व दिखाया है, ये एक तरह से इन्वर्टेड साइक्लॉइड है। मैथमेटिशियंस ने, फिजिसिस्ट ने, जिसने भी, मुझे नहीं मालूम हिस्टोरिकली किसने डिस्कवर करी थी ये चीज, लेकिन इन्होंने बहुत 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 पहले बहुत सारी मैथ्स लगा के, कुछ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस करके एक चीज होती है जो आपके कोर्स के बाहर है, लेकिन उसका यूज करके इन्होंने साइक्लॉइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकाली थी। और वो ये थी कि अगर मान लो सपोज आपको किसी पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक जाना है, अर्थ की ग्रेविटी है नीचे, अर्थ की ग्रेविटी जी लग रही है। जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि एक वाटर पार्क बनाना है आपको, वाटर पार्क की स्लाइड आपको डिजाइन करनी है, और वाटर पार्क की स्लाइड आपको इस तरीके से डिजाइन करनी है कि जो आपका बंदा है वो एक पॉइंट से फिसलना शुरू करे और दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए मिनिमम टाइम में। ध्यान रखना, ए से बी तक हमें इस बंदे को मिनिमम टाइम में पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है। और
वाटर स्लाइड है तो अपन मान लेते हैं कि जो वाटर स्लाइड है ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होगी। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने तो ये कहा कि ठीक है यार, मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो यार जो वाटर स्लाइड है वो बिल्कुल सीधी बना दो। अगर सीधी बना दोगे तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम टाइम में आप पहुंच जाओगे। बट देन यू कैन इजीली सी दैट स्टूपिड, बिकॉज अगर मान लो उसकी बजाय अगर आप स्लाइड कुछ इस तरह की बनाते हो ऐसे, तो ये शुरू शुरू में धीमे रहेगा लेकिन बाद में बहुत तेज होना शुरू हो जाएगा और तेजी से फाइनली बी तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि इसमें कम टाइम लगे। सी इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में तो एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा रहेगा। लेकिन अगर मान लो सपोज आप स्लाइड ऐसी बनाते हो यूं, तो शुरू में एक्सेलरेशन कम रहेगा लेकिन बाद में तेज हो जाएगा और तेज हो जाएगा और तेज हो जाएगा, और हो सकता है कि उससे ये पार्टिकल भी जल्दी पहुंच जाए। या कुछ लोगों ने कहा कि सर इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं कि शुरू में ज्यादा स्लोप दे दो और बाद में स्लोप कम कर दो, इससे भी हो सकता है। तो कुल मिला के बहुत सारी डिबेट हुई, बड़े लंबे लंबे डिस्कशन हुए और उसके बाद फाइनली लोगों को ये रिजल्ट मिला कि अगर मान लो सपोज अपना पुराना दोस्त जो साइक्लॉइड होता है, इसी साइक्लॉइड को उल्टा कर दो और उल्टा करके साइक्लॉइड का जो ये वाला पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जिसको कस्प बोलते हैं, सी आई विल गो बैक टू द प्रीवियस पेज एंड शो यू। साइक्लॉइड का जो ये वाला पॉइंट होता है, यहां पे अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लो कि यहां पे ये साइक्लॉइड बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। मतलब यहां पे जो बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप 90 डिग्रीज वाला स्लोप हो जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम साइक्लॉइड का कस्प बोलते हैं। तो साइक्लॉइड को उल्टा करो और साइक्लॉइड को उल्टा करके इस तरह का साइक्लॉइड बनाओ कि उसका कस्प तो जो है वो पॉइंट ए से पास हो और दूसरा कोई भी पॉइंट जो है वो बी से पास हो जाए। इस तरह से अगर आप ए और बी के बीच में एक साइक्लॉइड बना देते हो, तो मैथमेटिकली लोगों ने काफी सारी मैथ्स लगा के ये प्रूव कर रखा है कि एक फ्रिक्शनलेस साइक्लॉइड अगर आप बना दोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और ये जो इन्वर्टेड साइक्लॉइड होता है, वैसे तो आप इसको इन्वर्टेड साइक्लॉइड बोल दो, दैट इज गुड इनफ, लेकिन उसी को ये लोग एक बड़े से वर्ड ब्राशिस्टोक्रोन कर्व बोल देते हैं उसको। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू प्रोनाउंस दिस थिंग, लेकिन इसका मतलब ये जो बड़ा सा वर्ड है इसका मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट टाइम बेसिकली। तो शॉर्टेस्ट टाइम देने वाला जो कर्व होता है उसको ये लोग ब्राशिस्टोक्रोन कर्व बोल देते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट बिग वर्ड, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड। बस ये ध्यान रखना कि जो इन्वर्टेड साइक्लॉइड होता है उसी को ये लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, जस्ट टू एम्फेसाइज कि ये जो पाथ है ये मिनिमम टाइम वाला पाथ है। एंड अगेन इसका प्रूफ आपके कोर्स के बिल्कुल बाहर है, तो इसके प्रूफ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू अ हिंट, जो बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल बंदे हैं मैं आपको एक हिंट देके छोड़ देता हूं कि देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ कैलकुलस व्हिच इज नोन एज कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का यूज करके प्रूव होता है कि साइक्लॉइड इज द पाथ जिससे शॉर्टेस्ट टाइम में पार्टिकल ए टू बी तक पहुंच जाएगा। तो कोई बहुत मान लो ओलंपियाड लेवल की मैथ्स कर रहा है बंदा, अगर वो प्रूव करना चाहे तो आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज जेई के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको ये नाम भी अगर पता होगा तो भी बहुत बड़ी बात है, आपको प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा ये ध्यान रखना कि स्ट्रेट पाथ की बजाय इस तरह का जो पाथ होता है, ये पाथ आपके पार्टिकल को जल्दी ए से बी तक लेके आ जाता है। और बाकी अगर आप और रिसर्च करना चाहो तो YouTube के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। YouTube के ऊपर खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप YouTube के ऊपर डाल के देख लो ब्राशिस्टोक्रोन कर्व, और वो आपको बढ़िया वीडियोस दे देंगे, दिखा देंगे, जिसके अंदर पार्टिकल को, कई सारे पार्टिकल्स की रेस लगवा रहे होंगे, वो एक को इधर से रिलीज करेंगे, एक को इधर से रिलीज करेंगे, एंड देयर यू कैन एक्चुअली सी कि जो इस वाले कर्व को फॉलो करेगा वो एक्चुअली जल्दी पहुंच जाएगा। ये बात है। तो सरप्राइजिंग सी बात है कि रेड वाला कर्व अगर आप देखोगे तो ये अच्छा लंबा कर्व लग रहा है। थोड़ा सा कई बार ये भी देखने में लगता है कि यार इसमें तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी बहुत हो रहा है, बिकॉज ये तो नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है। इसकी बजाय अगर हम एक कर्व ऐसे बना देते तो शायद बेटर रहता, लेकिन नहीं। इन जनरल ये जो रेड वाला कर्व है ये सबसे जल्दी आपको ए से बी तक लेके आएगा इफ द कर्व इज फ्रिक्शनलेस। ये बात है। तो इसकी साइक्लॉइड की शायद सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ना नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शायद सबसे मजेदार प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि ये अगर इन्वर्ट कर दो तो ये आपको कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट डिसेंट एक तरीके से दे देता है। और देखो प्रॉपर्टीज तो और भी है, एक और प्रॉपर्टी इसकी भी है। देखो एक और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो सपोज मैं साइक्लॉइड का ऐसे आधा साइक्लॉइड ले लेता हूं, यू कैन सी आधा साइक्लॉइड लेके, वैसे अगर आप देखो तो ये आधा साइक्लॉइड होगा, आधा साइक्लॉइड लेके उसको उल्टा कर देता हूं। अब जो बॉटम पॉइंट है इसका, जहां पे साइक्लॉइड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, इसको बी बोल देता हूं। और टॉप पॉइंट जो इसका है जहां पे कस्प होता था, इसको मैं ए बोल देता हूं। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी साइक्लॉइड की होती है दैट साइक्लॉइड इतना मजेदार कर्व होता है कि अब अगर एक पार्टिकल को
आप यहां से रिलीज करते हो, मान लो इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, सी से रिलीज करते हो और ये स्लाइड होके बी तक आने में मान लो एक टाइम लेता है टी। तो मैथमेटिकली इट कैन बी शोन दैट एंड एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट हैज बीन वेरीफाइड कि अगर मान लो सी की बजाय एक पॉइंट डी से आप एक पार्टिकल को साइमल्टेनियसली रिलीज करते हो, तो जितना टाइम सी से बी तक आने में लगेगा उतना ही टाइम डी से बी तक आने में भी लगेगा, उतना ही टाइम ई से बी तक आने में भी लगेगा। इन अदर वर्ड्स, ये इन्वर्टेड साइक्लॉइड के ऊपर किसी भी जगह से आप पार्टिकल को रिलीज करो, ये बी तक पहुंचने में उतना ही टाइम लेगा जितना ये किसी और पॉइंट से रिलीज होने में लेता। विच इज अगेन काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बिकॉज वी डेफिनेटली विल फील कि यार अगर सर यहां से रिलीज करेंगे ना तो ये तो बहुत पास है, जल्दी पहुंच जाएगा। नहीं, मानता हूं कि ये पास है, लेकिन इसको एक डिसएडवांटेज भी रहेगा। सी, अगर यहां से आप एक पार्टिकल को रिलीज करोगे तो यहां पे कर्व नियरली हॉरिजॉन्टल सा हो रहा है। यहां से अगर आप एक पार्टिकल को रिलीज करोगे तो इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, ये बहुत धीरे धीरे वेलोसिटी बिल्ड करेगा और धीरे धीरे चलेगा, तो इसको ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में। इसी की बजाय अगर आप ऊपर से एक पार्टिकल को रिलीज करते हो तो यहां स्लोप ज्यादा है, ये पार्टिकल काफी तेजी से वेलोसिटी बिल्ड करेगा और ये जब वेलोसिटी इसकी अच्छी खासी हो जाएगी, शुरू वाले पार्ट में ये वेलोसिटी को कमा लेगा एक तरीके से, और ये जो कमाई इसकी होगी, इस कमाई के दम पे ये इस वाले पार्ट को जल्दी ट्रैवल कर लेगा। तो देयरफॉर अगर यहां से आप रिलीज करते हो तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मानता हूं, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। इसी की वजह अगर आप यहां से रिलीज करते हो तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट करस्पॉन्डिंगली इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। एंड इट कैन अगेन एज आई सेड मैथमेटिकली बी शोन दैट कि किसी भी साइक्लॉइड में अगर आपको हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट तक पहुंचना है तो 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट से पार्टिकल को रिलीज करो, ये सारे के सारे पार्टिकल एग्जैक्टली सेम टाइम में ये बॉटम पॉइंट तक पहुंचेंगे। और इसीलिए थोड़ी सी और ग्रीक और खतरनाक वाली इंग्लिश लगा देते हैं, तो इस तरह के कर्व को जिसमें सेम टाइम में सारे के सारे पार्टिकल बॉटम पॉइंट तक पहुंचते हैं, इसको ये लोग टॉटोक्रोन कर्व बोलते हैं। टॉटोक्रोन कर्व का मतलब है कि सेम टाइम वाला कर्व। जो पिछला वाला था ब्राशिस्टोक्रोन कर्व था, उसका मतलब है कि मिनिमम टाइम वाला कर्व, और ये सेम टाइम वाला कर्व है। और नाउ यू आल्सो माइट से कि सर ये तो हमने सुना था कि सिंपल पेंडुलम में भी होता है कि सिंपल पेंडुलम को भी किसी भी एंगल से रिलीज कर दो, ये सेम टाइम में नीचे आता है। द आंसर इज नो। सिंपल पेंडुलम में ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट होता है। अगर आप स्मॉल एंगल से रिलीज करोगे तो ये रिजल्ट फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 30 डिग्री से रिलीज करो या 60 डिग्री से रिलीज करो ये पार्टिकल सेम टाइम में नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन्वर्टेड साइक्लॉइड या टॉटोक्रोन कर्व की अगर आप बात करते हो तो इसमें 100% ये होगा कि आप कोई भी पोजीशन से रिलीज करो, इन सारी पोजीशन से रिलीज करने के बाद पार्टिकल सेम टाइम में नीचे आएगा। और फर्दर ये भी ध्यान रखना कि ये जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, टॉटोक्रोन वाली, ब्राशिस्टोक्रोन वाली, ये सारी प्रॉपर्टीज में आपको प्रूफ ढूंढने नहीं निकलना है। आपको बस ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मतलब इसको जनरल नॉलेज की तरह मान लो, जैसे आपको किसी ने बचपन में बता दिया होगा कि E=mc² होता है, या लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी एकेडमिकली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इससे एकदम से बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है तो जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। और अगर मान लो कभी पूछ ही लेते एक आध किसी एग्जाम में तो बढ़िया है, अपनी लॉटरी लग जाएगी। और आगे देखो, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है विच आई थॉट दैट आई वुड ऐड, और वो ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिंपल पेंडुलम को अगर आप मान लो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री तक ले जाके रिलीज करते हो तो ये नीचे आने में जो टाइम लेता है, ये टाइम हर केस में अलग अलग आता है। लेकिन इंजीनियर्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, इन्होंने कहा कि ठीक है सिंपल पेंडुलम तो हम लेंगे जैसा लेते हैं, लेकिन सिंपल पेंडुलम के साइड में इन्होंने ये ऐसे ऐसे दो साइक्लॉइड लगा दिए। नाउ यू कैन सी कि अब ये सिंपल पेंडुलम का थ्रेड बिल्कुल फ्रीली नहीं ऑसिलेट करेगा। सिंपल पेंडुलम जैसे ही थ्रेड इधर जाना शुरू होगा, ये थ्रेड आपका इस साइक्लॉइड के ऊपर ऐसे लिपटना शुरू हो जाएगा, साइक्लॉइड के ऊपर ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाएगा यूं। तो ये थ्रेड आपका ऑसिलेशन के दौरान स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये थ्रेड आपका कर्व हो जाएगा, उसके बाद यहां से टेंजेंट निकाल के कुछ स्ट्रेट पार्ट बना सकते हो। तो ये जो थ्रेड है ये आपका साइक्लॉइड के ऊपर इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। इट कैन बी शोन दैट कि अगर किसी पार्टिकल को या किसी सिंपल पेंडुलम को दो साइक्लॉइड्स की मदद से इस तरीके से ऑसिलेट करवाते हो तो इट कैन बी शोन दैट कि यहाँ पे फिर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो एंगल के इंडिपेंडेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, ये चाहे वॉयलेट या ब्लू या ग्रीन या ऑरेंज या रेड
इन सारे के सारे पोजीशन से अगर आप सिंपल पेंडुलम को एक साथ छोड़ते हो तो ये मीन पोजीशन तक पहुंचने में सारे के सारे सिंपल पेंडुलम सेम टाइम लगाने वाले हैं, विच इज अगेन सरप्राइजिंग। देखने में तो ये लगता है कि रेड वाला जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन बात वही है कि रेड वाला पास में है, लेकिन रेड वाले की स्पीड भी बेचारे की इतनी कम होगी, इतने धीरे 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 चलेगा ये कि जल्दी पहुंचने का इसका सारा का सारा चांस खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक लेस नोन बट एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है कि अगर सिंपल पेंडुलम को भी आप इस तरीके से मॉडिफाई कर दो कि उसके थ्रेड को फ्रीली मत छोड़ जाने दो, उसके थ्रेड को अगर एक साइक्लॉइड के ऊपर से अनवाइंड होने देते हो, तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एंगल ऑफ जितना एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट था उसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये बात है। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एज फार एज साइक्लॉइड इज कंसर्न, बट अगेन आई विल कम बैक कि अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नंबर 1 कि आपको साइक्लॉइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए, नंबर 2 साइक्लॉइड देखने में कैसा लगता है वो कर्व पता होना चाहिए, एंड नंबर 3 उसका लेंथ ऑफ कर्व एक हम्प का 8r होता है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बाकी जो छोटी मोटी चीजें मैंने बताई है वो बस खाली जस्ट देयर वर मोर फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। इसके सिवा उन चीजों की कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलो ये बात तो हो गई अपनी साइक्लॉइड की। साइक्लॉइड के ऊपर हमने एक अच्छा सा बढ़िया डिस्कशन कर लिया है। आगे के लिए हमने बीज भी बो दिए हैं जो मैग्नेटिज्म में काम आएगा, आगे चल के थोड़ा बहुत रोटेशन में भी काम आएगा, उसके हमने बीज भी यहाँ पे बो दिए। तो ये वाला सेक्शन आप अच्छे से देख लेना। साइक्लॉइड के लिए भी अपन इतनी बात करेंगे और उसके आगे और हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेशन में और क्या खेल हो सकता है, वो भी हम इसके बाद और देखते हैं।